नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आतंकवाद और धर्म का कोई करीबी रिश्ता है। इसके अलावा क्या धर्म में आतंकवाद की भी शिक्षा दी जाती है या धर्म के जरिए आतंकवाद को पोषित किया जाता है। ये सवाल आज यहाँ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को 17 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इन सातों में साध्वी प्रज्ञा भी शामिल थी, जो भाजपा की सांसद रह चुकी। सभी आरोपितों को दोषमुक्त करते हुए अदालत ने जो टिप्पणी की वो गौर करने लायक है। स्पेशल कोर्ट के जज के लाहौटी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे में केवल संदेह के आधार पर आरोपितों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब साफ है कि आतंकवादी किसी भी धर्म का मानने वाला तो हो सकता है, लेकिन आतंकवादी के कुकृत्यों की सजा के लिए उस धर्म को दोषी नहीं माना जा सकता, न उसे कटघरे में खड़ा किया जा सकता है जिस धर्म का वो मानने वाला। अब जाहिर सी बात है कि अब धर्म और आतंकवाद को लेकर अपने अपने हिसाब से एक बार फिर परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी, राजनीति की जाएगी, वोट बैंक को सहेजा जाएगा और वो सवाल हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा कि 17 साल पहले इस घटना को अंजाम किसने दिया था, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। आखिर घटना तो हुई ही थी ना। तो फिर वही सवाल कि घटना को अंजाम किसने दिया और घटना को कारित करने वालों का मोटिव क्या था। यहाँ ये सवाल ये नहीं उठाना चाहिए कि घटना को अंजाम देने वालों की जाति और धर्म क्या था। यहाँ सवाल तो ये है कि घटना को आखिर किसी न किसी ने तो अंजाम दिया ही था, तो फिर वो था कौन? क्या वो कोई दैवी शक्ति थी या फिर ऊपर वाले का कहर था? क्योंकि मालेगांव बम विस्फोट केस हाल का वो दूसरा संवेदनशील मुकदमा है जिसमें अदालत में जांच एजेंसियों की कमियां पकड़ी गई। इसी 21 जुलाई को याद कीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों को बरी किया था। अब स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव केस के सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कमियां गिनाई। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पहले इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की, उसके बाद एनआईए ने। लेकिन 17 साल बाद अदालत में पूरी जांच प्रक्रिया ही खामियों से भरी निकली। जिन सबूतों के आधार पर पूरा मुकदमा खड़ा किया गया था वे कोर्ट रूम में टिके ही नहीं। अभियोजन पक्ष के पास आरोपों को साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं थे। इस स्तर पर लापरवाही हुई। अभियोजन पक्ष ने न तो ये साबित कर सका कि जिस बाइक में विस्फोटक था वो साध्वी प्रज्ञा की थी, और नहीं ये कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने अपने घर पर आरडीएक्स रखा और बम बनाया। अदालती फैसले को देखने के बाद लगता है कि जांच के हर स्तर पर लापरवाही बढ़ती गई। ये कोई छोटी चूक नहीं है कि वारदात स्थल की ठीक से बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, जिससे क्राइम सीन को नुकसान पहुंचा। इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए कि कैसे घायलों की संख्या को लेकर गफलत हुई और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स में किसके इशारे पर हेर फेर किया गया। इस मुकदमे में इतनी कमियां निकली जिसके बाद सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां ऐसे गंभीर मामलों को ठीक से हैंडल कर सकती हैं। अगर बरसों लंबे इंतजार के बाद भी नतीजा इतना कमियों के रूप में सामने आए तो भरोसे पर चोट तो लगेगी। ये भी देखने वाली बात है कि इन कमियों को घटना के कोई 1-2 नहीं बल्कि 17 साल बाद पकड़ा जा पाया। क्या अब नए सिरे से जांच करना और कमियों को दुरुस्त करना संभव हो पाएगा? शायद नहीं। यह केस राजनीतिक विवादों में भी रहा। अदालती फैसले के बाद भी इस पर सियासत होगी। वहीं इस केस में कोर्ट की यह टिप्पणी अहम हो जाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब बहस तो यह होनी चाहिए कि कैसे उन लोगों को इंसाफ मिले जिन्होंने उस धमाके में किसी अपने को खोया है। समय यह सोचने का भी है कि क्या जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली में आमूल चूल बदलाव की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।